गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, इस चैनल पर आपको बताया गया है कि इस चैनल पर आपको साइंस कंप्लीट करवाए जाएंगे और साइंस आपको इस चैनल पर बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। तो अगर कोई नए हैं विद्यार्थी तो सबसे पहले वो जाकर इंट्रोडक्शन क्लास को देखेंगे और इंट्रोडक्शन क्लास देखकर उसके बाद जो आपका बेसिक लेक्चर हुआ है यानी केमिस्ट्री जो स्टार्ट हुए हैं उसके फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास को पहले जाकर देखेंगे और उसके बाद इस क्लास को अटेंड कर लेंगे और फिर आप कंटिन्यूअस क्लास करते हुए चले आना, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोगों ने जाना है, क्या जाना कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं, रासायनिक अभिक्रिया से हमें क्या-क्या प्राप्त होता है। तो हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो उससे हमें 4 से 5 चीज़ों की प्राप्ति होती है। वो क्या-क्या प्राप्त होते हैं? तो पहला हो जाता है कि हमें गैस का निर्माण होता हुआ दिखता है। यानी जब हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, कोई भी अभिक्रिया हम करते हैं केमिकल, तो उसमें क्या होता है कि आपको प्राप्त होते हैं क्या? तो कहोगे कि हमें गैस की प्राप्ति हो जाती है। जब और भी हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप क्या? तो एक ठोस पदार्थ का निर्माण हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दरमियान हमारे रंग में भी परिवर्तन हो जाता है, यानी केमिकल अगर किसी और कलर का है तो उसमें परिवर्तन होकर कोई और कलर का बन जाता है। यानी हमने बताया था सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर आयोडाइड का, ये सारे चीज़ हमने बताया था। एक सिल्वर क्लोराइड था, उसके सफ़ेद अवक्षेप बन जाते हैं। आपको ये भी बताया गया कि पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, उसका जो कलर होता है, वो धीरे-धीरे गायब हो जाते हैं। तो हमने देखा कि कलर भी इसके क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा कि ताप में भी परिवर्तन होता है। आप जब पुताई करने के लिए क्या खरीद के लाते हो? तो चूना खरीद के लाते हो। जब चूना को आप पानी में डालते हो, तो उसमें से हीट उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? हीट उत्पन्न होता है। तो 2 तरह से हीट होते हैं। एक तो होता है कि हीट का उत्पन्न होना, एक होता है कि हीट का अवशोषण होना। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी हमने देखा। उसके बाद आगे बढ़ें तो हमने देखा कि अवस्था में भी परिवर्तन होता है। अवस्था में क्या परिवर्तन हमने देखा? तो हमने देखा कि अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं, वो गैस जो है वो लिक्विड बन जाता है। यानी जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाए थे, हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन गैस था, दोनों मिलकर पानी का निर्माण कर दिया। पानी क्या होता है? लिक्विड होता है। तो इस तरीका से अवस्था में भी परिवर्तन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी बातें हमने पिछले क्लास में कर लिया है। बोलो, ये सारे बातें आपको कंप्लीट हैं? बोलो, ये सारे बातें आपको कंप्लीट हैं? बोलो, अगर आपको कंप्लीट है तो बहुत बेहतर है, नहीं कंप्लीट है फिर भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हमें जानना है समीकरण के बारे में। किसके बारे में? समीकरण के बारे में। और कौन सी समीकरण के बारे में जानना है? तो हमें जानने हैं रासायनिक रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन के बारे में जानना है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? देखो, अगर हम आपसे कहें अगर हम आपसे कहें कि जैसे हाइड्रोजन, क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को आपस में संयोग कराया गया। आपस में क्या कराएंगे? संयोग कराया गया। तो दोनों को हमने संयोग करा दिया। जब संयोग कराए यानी जब हमने रिएक्शन करवाया तो इस रिएक्शन के दरमियान फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त हुआ? तो पानी प्राप्त हुआ। क्या मिले? पानी। तो अगर हम रासायनिक अभिक्रिया तो यही होता है ना कि 2 पदार्थों के मिलने से एक नया पदार्थ का क्या होता है? जन्म हो जाता है। वो पदार्थ हमारा क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। तो इस तरीका से अगर हम लिखेंगे, हर इक्वेशन को लिखेंगे, हर पदार्थ को अगर इस तरीका से लिखा जाए तो हमारे समय क्या होंगे? ज़्यादा लगेंगे। हमारे कॉपी में पन्ने भरते चले जाएँगे। तो इसके लिए एक रास्ता निकाला गया। क्या रास्ता निकाला गया? कि इन जो
पदार्थ हैं, यानी अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उनको सूत्र और संकेत में लिखा जाए। किसमें लिखा जाए? सूत्र और संकेत में लिखा जाए। अब जैसे संकेत, हमने क्या कहा कि सूत्र में लिखा जाएगा या तो संकेत में लिखा जाएगा। तो देखो, संकेत की अगर हम बात करें तो संकेत का मतलब क्या है? सिंबल। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? तो कहोगे कि H होता है। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? तो कहोगे कि O होता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीका से अगर हम सूत्र की बात कर दे तो सूत्र क्या होता है? सूत्र कहोगे कि जैसे H2SO4, H2SO4, अब इसको हम बोलते क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। अगर हम रिएक्शन में लिखे सल्फ्यूरिक अम्ल तो हमें ज़्यादा समय लगेगा। तो इसी वजह से रासायनिक समीकरण में हुआ क्या? तो रासायनिक समीकरण में पदार्थों के जो सूत्र थे या उसके सिंबल थे, उसके माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया। उसके माध्यम से क्या किया गया? दिखाने का प्रयास किया गया। तो ऐसे जो हमें समीकरण प्राप्त हुए उसको हमने क्या कहा? रासायनिक समीकरण कहा। क्या कहा हमने? रासायनिक समीकरण कहा। बोलो, बात क्लियर है? बोलो, बात क्लियर है? किसी तरीका से कोई समस्या? यानी हम कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, हम कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के सूत्र या उसके संकेत, सूत्र या उसके संकेतों के माध्यम से उस अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। हमने क्या कहा? सुनो, हम अब इसके परिभाषा पर आते हैं। जैसे देखो, हमने क्या कहा, पहले समझो। हमने कहा कि ए वह अभिक्रिया, हमने क्या कहा कि किसी भी या वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें जिसमें भाग जिसमें भाग लेने वाले पदार्थों भाग लेने वाले पदार्थों कोई दिक्कत है इसमें? बोलो। भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत संकेत अथवा अथवा सूत्र, संकेत अथवा सूत्र। हमने क्या कहा? हमने कहा कि वह अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत अथवा सूत्र की सहायता से या माध्यम से, सूत्र के माध्यम से माध्यम से माध्यम से संक्षिप्त रूप में, किस रूप में? संक्षिप्त रूप में। हमने क्या कहा? माध्यम से संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त रूप में दर्शाना या दिखाना। क्या कह सकते हैं? दर्शाना या दिखाना, या कह सकते हैं निरूपण करना। रूप में निरूपण करना। क्या करना? निरूपण करना। निरूपण करना रासायनिक रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। कहलाता है। ठीक है। वह अभिक्रिया ना करके हम कर देते हैं किसी भी अभिक्रिया में, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या हमने कहा? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत अथवा सूत्र के माध्यम से संक्षिप्त रूप में
व्याख्या करना या निरूपण करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। और इस बात को ध्यान रखना, ये कइयों बार प्रश्न पूछा गया है कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से दर्शाएँ या व्याख्या करें। तो ये पूछा हुआ प्रश्न है, इस वजह से आप ध्यान रखना, ठीक है? कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त रूप से वर्णन करना रासायनिक अब समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। बोलो, बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बोलो, किसी तरीका से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखो, अब हमने कहा कि रासायनिक समीकरण को हमने क्या कहा कि अब जैसे हम इसी को लिखते हैं, हम लिखते हैं क्या? जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एग्जाम्पल हमारा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस, ठीक है, हम लिख देते हैं सिल्वर। क्या लिख देते हैं? सिल्वर। ठीक है। अब इसको रासायनिक अभिक्रिया कराया गया, इससे क्या करवाया गया? रासायनिक अभिक्रिया कराया गया। ठीक है, हम नीचे की ओर लिख रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सिल्वर को हमने रिएक्शन कराया, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सिल्वर लिखने में हमारा पूरा बोर्ड भर जा रहा है। क्या हो रहा है? पूरा बोर्ड भर जा रहा है। तो इस तरीका से लिखना क्या हो गया? थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो हम इसको किस रूप में लिखेंगे? या तो संकेत के रूप में लिखेंगे या तो सूत्र के रूप में लिखेंगे। बोलो, बात क्लियर है? चल, तो बात क्लियर है तो समझते हैं। देखो, अब जो तुम्हारा मूल एग्जाम्पल है हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। जैसे अगर हम कहें कि हाइड्रोजन, क्या लिखें? हाइड्रोजन। साथ ही साथ हमने लिखा क्लोरीन। क्या लिखा? क्लोरीन। इसको हमने हाइड्रोजन नाम दिया, इसको हमने क्लोरीन नाम दिया। ठीक है, ये क्या है? हमारा क्लोरीन है। तो जैसे ही इसको हमने आपस में मिलाया तो ये हमारा क्या कहलाया? 2HCl बन गया, यानी ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। क्या बना? ये है हमारा हाइड्रोजन, ये क्या है? हाइड्रोजन। ये हमारा क्या है? क्लोरीन है, क्लोरीन है। और ये हमारा क्या बना? तो तुम कहोगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। बोलो, बात क्लियर हुआ? तो तुम यहाँ देख रहे हो कि हम हाइड्रोजन न लिखकर इसके संकेत को लिख रहे हैं, क्लोरीन न लिखकर इसके संकेत को लिख रहे हैं, और फिर हमने रिएक्शन किया तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल न लिखकर इसके सूत्र को हमने लिख दिया। क्या लिख दिया? सूत्र को लिख दिया। यानी किसी अभिक्रिया को जब हम सूत्र और संकेतों में प्रकट कर देते हैं या दर्शा देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गए होंगे कि हम रासायनिक समीकरण कहते किसको हैं। बात क्लियर है? बोलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब रासायनिक समीकरण से हमें कुछ फैक्ट पता रखना है। ठीक है, कुछ फैक्ट क्या आपको ध्यान रखना है, अब समझना। क्या हम यहाँ लिखें? चल देखो, फैक्ट तुम्हें क्या ध्यान में रखना है? फैक्ट तुम्हें ध्यान में रखना है कि जब भी हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, ठीक है, तो समीकरण के बीच में, पदार्थों के बीच में, पदार्थों के बीच हम लोग प्लस साइन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? प्लस साइन का। देखो, पदार्थ है दोनों तरफ, दोनों पदार्थों को हम मिलाए हैं तो बीच में किसका यूज किए? प्लस का। अब पदार्थों के बीच अब अभिकारक हो सकता है या तुम्हारा प्रतिफल हो सकता है। अब पदार्थ में हम लिख दे रहे हैं क्या? अभिकारक या प्रतिफल, या इसको और बेहतर ढंग से हम लिख देते हैं। देखो, अभिकारक
अभिकारकों या प्रतिफलों के बीच हम किसका यूज करते हैं? तो तुम कहोगे प्लस साइन का यूज करते हैं, प्लस साइन का प्रयोग करते हैं। हम प्रतिफल को दिखाने के लिए प्रतिफल को, या हम कह सकते हैं अभिक्रिया किस ओर हुआ है, अभिक्रिया किस ओर, अभिक्रिया की दिशा को दिखाने के लिए हम लोग एक सिंबल यानी एरो साइन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एरो साइन का यूज करते हैं। बोलो, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बात समझ में आ रहे हैं? चल, और अगर हम बात करें तो देखो, जब हम करते हैं, ठीक है, तो कुछ हमें हाइड्रोजन प्राप्त होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन। अगर इसे और भी अगर बेहतर ढंग से आपको लिखना है तो अवस्था भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अवस्था को भी आप लिख सकते हो। अवस्था को लिखने के लिए लिक्विड को एल से डिनोट करते हैं, सॉलिड को एस से डिनोट करते हैं, गैस को जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इन सारे चीजों को हम लिख देते हैं। ठीक है, और जब भी गैस आता है, गैस का अगर निर्माण हुआ है, किसका निर्माण? अगर गैस का निर्माण हुआ है तो गैस के निर्माण में, ठीक है, गैस का अगर निर्माण हुआ है तो उसके लिए हम एक ऊपर की ओर एरो का साइन यूज करते हैं। बोलो, बात क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यानी अभिकारक और प्रतिफल की ओर जो चिन्ह होते हैं वो किसका यूज करते हैं? एरो के द्वारा। ठीक है, बोलो, कोई समीकरण, कोई दिक्कत इसमें है? नहीं है? चल, अब इसी तरीका से और भी अगर हम बात करें तुमसे, ठीक है, चल उसकी और आगे हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर समझना हमने क्या कहा, देखो कि अभिकारकों और प्रतिफल के बीच में प्लस साइन, यहाँ दो अभिकारक थे, हाइड्रोजन और क्लोरीन था, उनके बीच प्लस साइन का यूज किए। अभिक्रिया किस दिशा की ओर हो रहा है, दिशा को दिखाने के लिए देखो एरो का हमने यूज किया है। गैस का निर्माण होगा तो हम उसके लिए ऊपर साइन आपने देखा था। जैसे हम क्या कर लेते हैं, हम कार्बन ले लेते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है, तो बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, क्या है? गैस है। तो हम जी लिख दिए। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो गैस को दिखाने के लिए हम ऊपर की ओर सिंबल यूज कर लेते हैं। बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए? कोई समस्या है? नहीं है? चल, आप कॉपी कर लेना इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, रासायनिक समीकरण जो होता है वो दो तरीका के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। अब दो तरह के क्या होता है, देखो, अगर हम बात करें तो रासायनिक समीकरण हमारा दो तरीका का होता है। एक होता है आपका संतुलित, संतुलित, और एक होता है असंतुलित, असंतुलित। यानी एक है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण और एक है आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण। यानी दो तरीका के हमारे पास समीकरण निकल कर आया। यानी बैलेंस हुआ और इम्बैलेंस हुआ, यानी दो तरीका के हमारे समीकरण निकल कर आए। अब सवाल आता है कि सर रासायनिक समीकरण तो दो तरीका के होते हैं, तो ये चक्कर क्या है संतुलित और असंतुलित? देखो, सीधी सी बात समझो, अगर तुम किसी पतले रास्ते पर चल पा रहे हो, या हम कह सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि आपके मार्केट में कभी ना कभी मदारी वाला आया होगा। ठीक है, मदारी वाला आया होगा तो उस मदारी वाले ने क्या किए होंगे कि दो खंभों में रस्सी बांध दिया होगा। क्या किया होगा? दो खंभों में रस्सी बांध दिया होगा, और दोनों खंभों के बीच जो रस्सी बांधे गए थे उस पर वो चढ़कर कुछ कलाएं दिखाता है। क्या करता है? कुछ कलाएं दिखाता है। तो उस कला में तुमने देखा होगा कि वो बेहतर ढंग से वो चल पाता है। क्यों चल पाता है?
क्योंकि उसने बैलेंस बनाया है, संतुलन बना के रखा है, यानी अपने शरीर को एकदम परफेक्ट रूप से संतुलित करके रखा है। इस वजह से वो रस्सी पर चल पाता है। अगर वो गिर जाए, रस्सी से गिर जाए, इसका मतलब है कि वो संतुलित ना होकर उसके शरीर जो हुए वो असंतुलित हो गया। क्या हो गया? असंतुलित हो गया। तो उसी तरीका से हमारे विज्ञान में भी, हमारे केमिस्ट्री में भी संतुलित और असंतुलित का जो है ये मामला, जो चक्कर चल रहा है, वो क्या है? तो आपके द्रव्यमान का, किसका चल रहा है? द्रव्यमान का, परमाणुओं का, अणुओं का, ये सारे चीजों की बैलेंसिंग चलती है। क्या चलती है? बैलेंस चलता है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो परमाणु होते हैं, वो परमाणुओं का द्रव्यमान और परमाणुओं की संख्या हमेशा फिक्स होता है। क्या होता है? हमेशा फिक्स होता है। अगर वो फिक्स नहीं है तो वो हमारा क्या होगा? असंतुलित होगा। अगर फिक्स है तो क्या हुआ? संतुलित हुआ। ठीक है। अब बात समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। देखो, जैसे हमने कहा कि देखो, हाइड्रोजन हमने लिया, किसको लिए? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हमने लिया, और हम ले लेते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमने लिया। तो तुमको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिलते हैं तो हमारा जल बनता है। क्या बनता है? जल। तो जल का फॉर्मूला यही होता है, जल का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, H2O, ये बात तो तुम्हें पता है। तो जल का जो फॉर्मूला है H2O, तुम देखो, हमने जल का निर्माण तो कर लिया, जल का निर्माण कर लिया, लेकिन हमें देखना होगा कि दोनों तरफ, यानी जब तुम सामान खरीदने जाते हो तो तराजू पर जो वेट किया जाता है, तो तुम देखते हो कि दोनों तरफ हमारा वेट जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं होता है तो क्या सामान खरीदता है? सामान नहीं खरीदता है। इसका मतलब है कि वो संतुलित क्या नहीं है? वाट पर नहीं है। यानी जो तुम्हारा तराजू का उसने इस्तेमाल किया, जो तुम्हें सामान जो दिया जा रहा है वो संतुलित नहीं है। तो जब संतुलित नहीं है तो यहाँ भी देखो तो दोनों तरफ क्या संतुलित है? अब काउंट करो, देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? तो तुम कहोगे हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? तो तुम कहोगे 2 है। अब इधर की ओर देखो, अभिकारक में तो तुमने देखा कि हाइड्रोजन 2 थे, ऑक्सीजन भी 2 थे। ठीक है। अब प्रतिफल में देखोगे तो हाइड्रोजन कितना है? 2 है। हाइड्रोजन की संख्या 2 है। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना है? एक ही ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने? एक है। तो यहाँ पर देखो, इधर का परमाणुओं की संख्या और इधर में परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न है। क्या है? भिन्न भिन्न है। तो ये समीकरण क्या संतुलित है? तो तुम कहोगे नहीं सर, ये समीकरण संतुलित नहीं है। तो जब ये समीकरण संतुलित नहीं है तो इसी समीकरण को हमने नाम दिया क्या? असंतुलित समीकरण नाम दिया। क्या हमने नाम दिया? असंतुलित समीकरण नाम दिया। बात क्लियर हुए? बात पल्ले पड़ रहे हैं? बोलो, बात पल्ले तुम्हें पड़ रहा? कोई समस्या नहीं है? चल, अब इसी को अगर हम इस तरीका से लिख दें, जैसे हाइड्रोजन हमने लिखा, ठीक है, और हमने ऑक्सीजन लिखा, हमने इसको लिख दिया 2H2O। हमने क्या लिखा? 2H2O। और यहाँ भी हमने 2 लगा दिया। अब यहाँ पर काउंट करो। अब यहाँ पर तुम काउंट करोगे तो हाइड्रोजन कितने हैं? 4। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ भी ऑक्सीजन कितना? 2। तो इस तरीका से तुमने देखा कि ये जो समीकरण है हमारा संतुलित है। ये समीकरण कैसा है? संतुलित समीकरण है। तो क्या तुम्हें यहाँ से पता चले कि संतुलित और असंतुलित का चक्कर क्या है? यानी हम यहाँ से परिभाषा निकाल सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक में और प्रतिफल में भाग लेने वाले अभिकारक, ठीक है, उसमें परमाणुओं की संख्या या परमाणु के द्रव्यमानों की संख्या प्रतिफल में मौजूद परमाणुओं की संख्या और द्रव्यमानों की संख्या से भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न होता है। तो उसको हम असंतुलित समीकरण कहते हैं।
और बात करें संतुलित समीकरण का, तो इसमें हमने क्या कहा कि वह अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या या परमाणु के द्रव्यमानों की संख्या अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले प्रतिफल में परमाणुओं की संख्या और उसके द्रव्यमानों की संख्या इक्वल हो जाए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? संतुलित समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संतुलित समीकरण कहलाएगा। बोलो, बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई दिक्कत इसमें नहीं है? चल, तो अब हम इसको इसके तुम्हारे परिभाषा लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, पूछा जाता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखो, वह रासायनिक व रासायनिक समीकरण जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक में भाग लेने वाले अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या अथवा द्रव्यमानों की संख्या द्रव्यमानों की मात्रा। वह रासायनिक समीकरण जिसमें भाग लेने वाले अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या अथवा द्रव्यमानों की मात्रा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त प्रतिफलों में परमाणुओं की संख्या और द्रव्यमान की मात्रा बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। हमारी बात को अच्छे ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, हमने कहा कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक यानी भाग लेने वाले अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और अथवा द्रव्यमानों की मात्रा अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी अभिक्रिया के बाद प्राप्त जो होने वाले हमारे प्रोडक्ट है उसमें परमाणुओं की संख्या और द्रव्यमानों की मात्रा बराबर हो जाए। क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संतुलित समीकरण बोलते हैं। और यही अगर असंतुलित पूछा जाए तो ये इस बराबर के जगह पर आप क्या लिख देना? अलग अलग हो जाए। क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? असंतुलित समीकरण बोलेंगे। बोलो, बात पल्ले पड़े या नहीं पड़े? बोलो, बात पल्ले पड़े? यानी हम कह सकते हैं कि जब अभिक्रिया होता है, जब
कोई भी अभिक्रिया होते हैं तो उस अभिक्रिया के दरम्यान उस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि परमाणुओं की संख्या सेम होंगे और द्रव्यमानों की जो मात्रा होता है वो भी क्या होता है, समान। ऐसा कभी नहीं होगा कि दो परमाणु अगर ऑक्सीजन का है इधर, तो प्रोडक्ट की तरफ दो परमाणु की जगह पर तीन परमाणु हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर हुआ है तो उसे हम संतुलित करेंगे और आपको संतुलित करना सीखना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा रासायनिक समीकरण से संतुलित और असंतुलित की परिभाषा खत्म हुआ। क्या हुआ? परिभाषा खत्म हुए। बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। एग्जाम्पल में आपको बताया गया। अब चलो, अब हेडिंग आपको डालना है। क्या डालना है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण के हेडिंग आप डाल लो। अब हेडिंग तुम्हें डालना क्या है? संतुलित, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या तुम्हें डालना है हेडिंग? संतुलित रासायनिक समीकरण। बोलो, आगे बढ़ा जाए। संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसके एग्जाम्पल आपको समझना है, ठीक है। क्या समझना है? एग्जाम्पल आपको समझना है, ठीक है। आप नोट करके लिखना, ठीक है। नोट करके क्या लिखना है कि अभिक्रिया के दरमियान, ठीक है, या सामान्य अभिक्रिया में, सामान्य अभिक्रिया में, सामान्य अभिक्रिया में, सामान्य अभिक्रिया में, बोलो बात क्लियर है। हमने क्या कहा? सामान्य अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और ना ही नाश होता है। क्या होता है? ना ही नाश होता है। यानी समान अभिक्रिया में पदार्थों का, पदार्थों का न तो निर्माण होता है, निर्माण होता है और न ही, और न ही नाश होता है। हमने क्या कहा कि सामान्य अभिक्रिया में न तो पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है, और न ही उसका नाश होता है। यानी अगर हम अलग, अगर इसी बात को अगर हम और भी एलोबरेट कर सकते हैं तो समझना कि हमने क्या कहा कि जैसे कोई भी अभिक्रिया में कोई पदार्थ भाग ले रहा है, पदार्थ क्या होगा? हमने बताया था या तो यौगिक होगा या तो क्या होगा, तत्व होगा, ठीक है। तो तुम देखोगे कि जैसे हाइड्रोजन को हमने ऑक्सीजन के साथ मिलाया, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ हमने मिलाया, तो जैसे ही हमने मिलाया तो तुमने देखा कि बना क्या? 2H2O बना। क्या बना? 2H2O बना। अब इस 2H2O में देखो, यहाँ जो पदार्थ भाग लिया है वो हाइड्रोजन भाग लिया है। पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन। और यहाँ पर क्या भाग लिया? ऑक्सीजन। तो पदार्थ जो है इसका ना तो निर्माण किया गया है, यहाँ पर पदार्थों का ना तो निर्माण हुआ, यानी अभिक्रिया में निर्माण ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि समान अभिक्रिया पदार्थों का न तो निर्माण होता है, यानी यहाँ पर हमने हाइड्रोजन खुद लिया है, ऑक्सीजन हमने खुद लिया है, इन दोनों को हमने मिलाया है और मिलाकर बाद में देखोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही आया है। यानी उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिले, यहाँ पर नाश नहीं हुआ है। क्या देखो, यहाँ हाइड्रोजन 4 थे तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो ना तो पदार्थ का नाश हुआ और ना ही पदार्थों का निर्माण हुआ है। यानी जितना हम मिलाएंगे, यानी दूध में जितना शक्कर डालेंगे उतना ही मीठा होगा। अब कहोगे कि ऐसा थोड़े होता है, ऐसा ही होता है। आप जितना शक्कर डालोगे उतना ही मीठा होगा। बोलो, बात क्लियर है? स्पष्ट है? क्या आपको ये सारी बातें स्पष्ट है?
बोलो, बात क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल पर, ठीक है। अब आपको बार बार देगा, इसको बेहतर ढंग से रखना, ठीक है। ये आपका प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, और कईयों बार पूछा गया। फिर हम तुम्हारा प्रैक्टिस करवाएंगे तो ये मत कहना, ठीक है, कि सर हमसे नहीं बन रहा है, नहीं तो फिर समझना कि क्या होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बेहतर ढंग से समझने का कोशिश करो। जैसे हमने लिया मैग्नीशियम, हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है। संतुलित समीकरण करना हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। संतुलित समीकरण को हम लोग क्या कर रहे हैं, संतुलित करना सीख रहे हैं। असंतुलित से हम लोग संतुलित करते हैं, क्या करते हैं, असंतुलित से संतुलित करते हैं। तो जो हमारा असंतुलित होगा समीकरण, उसको हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, ठीक है। चल देखो, पहला जो तुम्हारा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम है, ठीक है। मैग्नीशियम को हमने मिलाया है किसके साथ, तो हाइड्रोक्लोरिक के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, HCl के साथ। हमने मैग्नीशियम को मिलाया किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ बनाया, ठीक है। तो हमारा निर्माण हुआ MgCl2 प्लस H2 निर्माण हुआ, ठीक है। और अभी हमने कहा था कि गैस का अगर निर्माण हो रहा है तो हम क्या दे देते हैं, एक सिंबल दे देते हैं ऊपर की ओर, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ तुम चेक करो कि ये संतुलित है या असंतुलित है, ठीक है। तो संतुलित और असंतुलित चेक करने के लिए सबसे पहले हम तुम्हें एक बेहतर सी तरीका समझा रहे हैं, ठीक है। इधर लिखो क्या, ये तुम्हारा अभिकारक है, ये क्या है, अभिकारक है। और इधर क्या है, तुम्हारा प्रतिफल है। तो अभिकारक में कितने कौन कौन से तत्व मौजूद है उसको लिखो। तो मैग्नीशियम मौजूद है, और तुम्हारा क्या है, हाइड्रोजन मौजूद है, और तुम्हारा क्या मौजूद है, तुम कहोगे क्लोरीन मौजूद है। तो अगर मैग्नीशियम, क्लोरीन और हाइड्रोजन है तो हमारा प्रतिफल में भी मैग्नीशियम ही मिलेंगे, हाइड्रोजन ही मिलेगा और क्लोरीन ही मिलेगा। बात स्पष्ट रूप से तुम्हें समझ में आ रही या नहीं आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं कि जो पदार्थ इधर अभिकारक में भाग लेगा, निर्माण में भी यानी प्रतिफल में भी वही तत्व तुम्हें दिखेंगे। देखो, अब मैग्नीशियम की संख्या देखो, यहाँ मैग्नीशियम कितने हैं तो तुम कहोगे कि 1 है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं तो तुम कहोगे 1 है। क्लोरीन कितने हैं तो कहोगे कि 1 है। यानी मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है तीनों 1 1 1 है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम की संख्या 1 है, क्लोरीन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या भी 2 है। तो देखो, अभी हमने कहा कि पदार्थ का निर्माण भी नहीं होगा। तो यहाँ अगर हाइड्रोजन एक था तो एक हाइड्रोजन कहाँ से टपक गया, बोलो, एक हाइड्रोजन कहाँ से टपका, कहीं से टपक गया, नहीं ना। यहाँ क्लोरीन एक था, यहाँ क्लोरीन दो बन गया, एक क्लोरीन कहाँ से टपका, आसमान से टपक जाएगा, बोलो, आसमान से टपक जाएंगे, नहीं ना। ये तो पहले ही करा है कि समीकरण में पदार्थ का ना तो निर्माण होगा ना ही नाश होगा। तो यहाँ से निर्माण ऑटोमेटिक कहाँ से हो गया, इसका मतलब है कि ये हमारा असंतुलित है। क्या है, असंतुलित है। तो संतुलित कर लो। देखो, यहाँ देखो, यहाँ क्लोरीन 2 है, ठीक है, यहाँ क्लोरीन 2 है प्रतिफल में, और मैग्नीशियम में इधर अभिकारक में 1 है। तो इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन 2 हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन भी 2 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन को 2 से बना देते हैं, ठीक है। अब मैग्नीशियम दोनों तरफ क्या है, एकक पहले से मौजूद है। तो हमें अब करना क्या है, देखो तो दोनों तरफ संतुलित हो गया या नहीं हो गया, हो गया। क्लोरीन को 2 बनाना, हाइड्रोजन को 2, किधर, अभिकारक में। तो यहाँ हम केवल क्या लगा दे रहे हैं, 2 लगा दे रहे हैं। और जैसे ही हमने 2HCl लगाया तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। बोलो, बात क्लियर है या नहीं है, बात क्लियर है। तुमने देखा कि कैसे हम करते हैं समीकरण को, बोल, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए।
चल, तुम इसे कॉपी कर लेना। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखो ये सब तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का लिखा हुआ है। ठीक है, इस वजह से ये यही सब एग्जाम्पल तुम्हें हम दे रहे हैं। पहला है तुम्हारा AgCl3। क्या है तुम्हारा? AgCl3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस है। ठीक है, AgCaOH का होल ट्वाइस है। तुम्हारा बन क्या रहा है? एल एल्युमिनियम है, ये Ag नहीं है, इसको सुधार लेना। ये हमारा एल्युमिनियम है। क्या है? एल्युमिनियम है। तो हमारा बन रहा एल्युमिनियम OH का थ्राइस प्लस प्लस CaCl2 CaCl2। ठीक है, अब इसे तुम्हें क्या करना है? तो संतुलित करना है। ठीक है, तो तुम संतुलित करके देखो, चेक करो। तुम्हें हम दिखा दे रहे एक चीज, देखो तुम्हें हम दिखा रहे हैं कि ये तुम्हारा हम सारे जो हैं, ये तुम्हारा जो है देख पा रहे हो कि हमने लिख कर लाया है। ये सारा का सारा तुम्हें पूछे हुए प्रश्न है। ठीक है, कि जिंक सिल्वर नाइट्रेट को, यहाँ देखो लिखा हुआ कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तुम्हें समीकरण क्या संतुलित करना है? जिंक को सिल्वर नाइट्रेट के साथ संतुलित करना है। तो ये सारे हम तुम्हें एग्जाम्पल देंगे, बनवाएंगे। ठीक, चल बात क्लियर है, स्पष्ट है बात को? चल आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं तुम्हें बनाना होगा तो तुम वीडियो को क्या कर लेना, रोक लेना, पॉज कर लेना और उसके बाद बनाने का कोशिश करना। देखो ये क्या है? हमारा अभिकारक है। ठीक है, अब बार बार हमें अभिकारक लिखना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अब आप समझ गए। यहाँ देखो एल्युमिनियम कितने हैं तो तुम कहोगे कि 1 है। क्लोरीन कितना है तो तुम कहोगे कि 3 है। क्लोरीन कितने हैं? 3 है। कैल्शियम कितना है तो तुम कहोगे कि कैल्शियम 1 है। यहाँ क्या है? OH। ठीक है, तो OH कितने हैं तो तुम कहोगे कि 2 है। OH कितना है? 2 है। हालांकि इसको अलग अलग लिखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों जगह साथ साथ आया है। यहाँ देखो एल्युमिनियम कितना है तो तुम कहोगे कि 1 है। कैल्शियम की बात, क्लोरीन की अगर बात करोगे तो क्लोरीन तुम्हारा 2 है। कैल्शियम की बात करोगे तो कैल्शियम तुम्हारा 1 है। और बात करोगे OH का तो OH तुम्हारा कितना है तो तुम कहोगे कि 3 है। बात क्लियर? बोलो। इसमें तो कोई समस्या नहीं होगा, यानी जितना इधर था उतना ही है, उधर जो लिखे हुए थे ये। अब देखो यहाँ एल्युमिनियम 1 है, यहाँ भी एल्युमिनियम 1 है, यहाँ क्लोरीन 3 है, यहाँ क्लोरीन 2 है। इसका मतलब है कि हमें क्लोरीन को बैलेंस करना होगा। क्लोरीन को क्या करना होगा? बैलेंस। कैल्शियम यहाँ 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, ये बैलेंस है। OH हाइड्रोक्साइड 2 है, यहाँ 3 है, तो ये भी हमें बैलेंस करना होगा। यानी यही दोनों जो है क्या हुआ, यहाँ देखो 2 थे 3 आ गया, एक हाइड्रोक्साइड टपक गया पता नहीं कहाँ से, तो इसको बैलेंस करना होगा। यहाँ क्लोरीन 3 था, यहाँ 2 को हो गया, एगो तो खत्म हो गया, नाश हो गया। तो ना तो नाश करना है ना तो निर्माण करना है। ठीक है, इस वजह से आप क्या रखोगे? ध्यान रखोगे, समझो। अब सबसे पहले OH को हम देखते हैं, 3 है 2 है, तो 3 और 2 को हम इक्वल करने के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और इधर 2 से, ताकि दोनों तरफ 6 6 बन जाए। दोनों तरफ क्या हो जाए? 6 बन जाए। तुम्हें एक ऐसी संख्या ढूंढना है, ठीक है, जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। ठीक है, और संख्या प्रयास करना है कि मिनिमम हो। संख्या कैसी हो? मिनिमम हो जाए। बात क्लियर? चलो, अब यहाँ पर क्लोरीन 3 है, यहाँ 2 है, तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये भी 6 हो जाएगा। और इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी हमारा 6 हो गया। अब देखो इधर दोनों साइड बैलेंस हो गए। अब यहाँ पर देखो OH यहाँ 2 है, तो जैसे ही हम इसे 6 बनाएंगे तो हमें यहाँ पर 3 लिखना होगा। क्या लिखना होगा? 3 लिखना होगा। यहाँ पर OH 3 है, तो हमें 6 बनाने के लिए यहाँ पर 2 लिखना होगा। क्या लिखना होगा? 2 लिखना होगा। तो यहाँ देखो कैल्शियम अब कितना हो गया? 3 हो गया, यानी कैल्शियम इधर 3 हो गए और उधर कैल्शियम कितना है तो तुम कहोगे कि कैल्शियम हमारा
1 है, ठीक है, तो इसको भी हमें 3 बनाने होंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पर कैल्शियम को 3 बना देते हैं, ठीक है, यहाँ भी हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई समस्या बोलो, तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या हम कहना चाह रहे हैं? क्या हम कहना चाह रहे हैं तुम्हें समझ में आ रहा? तो इस तरीका से देखोगे, अब एल्युमिनियम जो है यहाँ 1 हो गया, हमें तो 6 बनाने थे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम 2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ भी हमारा 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 हो गया, यहाँ भी हमारा 2 से मल्टीप्लाई 2 हो गया। अब देखो कि दोनों तरफ तुम्हारा क्या तत्वों की संख्या, पदार्थों की संख्या बराबर हुए या नहीं हुए? तुम देखो एल्युमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 हो गया, यहाँ भी एल्युमिनियम 2 है, क्लोरीन 6 है, यहाँ भी 6 है, 3 है, यहाँ भी 3 है, OH 6 है, OH 6 है, और ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बात क्लियर है? बोलो। चल फिर से इसको समझते हैं, क्या करते हैं, फिर से समझते हैं। तुम्हें अगर कोई कमजोर बच्चा है, अगर उसे समझ में नहीं आया तो हम फिर से समझाते हैं। देखो, हम पुनः समझाने का कष्ट उठाते हैं, ठीक है, बात अगर तुम्हारी भविष्य की है तो हमें कष्ट करने होंगे। देखो, सबसे पहले क्या करना है कि तुम्हें देखना है कि जो मैक्सिमम नंबर है उसको बैलेंस करो। मैक्सिमम नंबर को क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। अब बैलेंस कैसे करोगे, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो तुम सोचो कि 2 और 3 को हम कैसे बराबर कर सकते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम ले लो। क्या कर लो, 2 और 3 का एलसीएम ले लो। 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो 6 आता है। क्या आता है, 6। तो दोनों तरफ 6 और 6 बनाओ, ठीक है। तो 6 बनाने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई किए तो 6 बन गया। यहाँ भी हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा 6 बन गया। तो सबसे पहले देखो कि हाइड्रा ऑक्साइड को 6 बनाना है, तो इधर साइड 6 बनाओ, यहाँ 2 हाइड्रा ऑक्साइड है, ठीक है। अब ऐसा मत कर देना कि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देना, गधों की तरह मत करना, ठीक है, ये तरीका गलत है, ठीक है। हमें 6 बनाने हैं तो ये पूरा में जाएगा, ठीक है। ये 7 आया है, इस वजह से 7 ही चलेगा। तो इसको हमने 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। अब इधर भी हमें 6 बनाने हैं, तो 6 बनाओगे तो इधर देखो ये हमारा हो गया, ठीक है। 6 बनाने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई हम कर चुके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कैल्शियम हमारा 3 है। कैल्शियम कितना है, 3। तो कैल्शियम को यहाँ पहले 3 बनाओ, तो 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कैल्शियम 1 है तो इसको भी 3 बनाओ, तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 हो गया, ठीक है। तो कैल्शियम को 3 बनाने के लिए हम क्या कर दिए, तो इसको भी हमने 3 से गुना कर दिया। किससे गुना कर दिया, 3 से गुना कर दिए, ठीक है। अब जैसे ही हमने यहाँ कैल्शियम को 3 बनाया तो हमारा क्लोरीन की संख्या बढ़ गया। किसकी संख्या बढ़ गया, क्लोरीन की संख्या बढ़ गया। 3 का डबल कितना होता है, 6। तो यहाँ पर तुम 6 बनाओ, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 6 बन गया। अब इधर 6 है तो इधर भी 6 होना चाहिए। यहाँ तुम्हारा 3 है तो 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो हमारा 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 का डबल 6 हो गया। बात स्पष्ट है। अब यहाँ जैसे ही हमने 6 बनाने का प्रयास किया, क्लोरीन को एल्युमिनियम की संख्या बढ़ गया। किसकी संख्या बढ़ गया, एल्युमिनियम की संख्या बढ़ गया। एल्युमिनियम की संख्या बढ़ा तो अब एल्युमिनियम को बैलेंस कर दो। एल्युमिनियम कितना हो गया, 2। तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ देखो 2, क्या यहाँ पहले से 2 एल्युमिनियम है या नहीं है, तो तुम कहोगे कि जी सर एल्युमिनियम यहाँ पहले से मौजूद है। तो अब ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बोलो बात स्पष्ट है या नहीं है, बोलो। क्या तुम्हें अभी भी समस्या हो रहा है? चल एक और एग्जांपल ले ले, बोलो। मजा आ रहा है क्लास में, मजा आ रहा है, चल अच्छी बात है। अब और भी एग्जांपल हम ले लेते हैं।
इसको तुम कॉपी कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं। चल, अब बात आती है, ठीक है, अब तुम्हारा एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल है जिंक, क्वेश्चन पूछा हुआ है जिंक, ठीक है। जिंक को हमने रिएक्शन करवाया है किसके साथ, तो AgNO3 के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराया है, AgNO3 के साथ कराया है, ठीक है। तो हमारा जो रिएक्शन बना है वो बना है क्या, तुम कहोगे कि ZnNO3, ZnNO3 NO ZnNO3 का होल ट्वाइस है। क्या है, ZnO3 का होल ट्वाइस है। अब प्लस में Ag बना है, प्लस में क्या बना है, Ag बना है। बोलो ये बात क्लियर है या नहीं है। हमने प्रश्न लिखा है, तुम इसको बनाने का कष्ट करोगे, ठीक है, तुम इसको बनाने का कष्ट करोगे, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग चला लो, ठीक है, क्योंकि दिमाग ही चलाना है, हाथ पांव तो तुम चलाना जानते हो पहले से, ठीक है। थोड़ा बहुत दिमाग भी चला लो। चल देखो, तुम वीडियो रोक लेना, रोक कर बनाने का कष्ट करना, हम आगे बढ़ते हैं। चल देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें सारे एलिमेंट्स को लिखना है, ठीक है। यहाँ भाग लिया है, जिंक भाग लिया है, यहाँ भाग लिया है Ag यानी सिल्वर, साथ ही तुम्हारा भाग लिया है नाइट्रेट NO3, ठीक है। यहाँ भी तुम्हारा Zn भाग लिया है, यहाँ भी तुम्हारा NO3 है, ठीक है, और यहाँ भी Ag है, ठीक है, Ag है और NO3 है। समस्या ये है कि यहाँ NO3 की संख्या 1 है, NO3 की संख्या 1 है, यहाँ Ag की संख्या 1 है, जिंक की संख्या 1 है, यहाँ पर जिंक की संख्या 1 है, Ag की संख्या 1 है, और नाइट्रेट जो है NO3 उसकी संख्या 2 है। उसकी संख्या कितनी है, 2 है, और ट्वाइस है, ठीक है। चल अच्छा, इसको पूरा ब्रैकेट में लिखा गया है, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 6 है। बात क्लियर है, इसको हमने एक साथ लिख दिया है। अब सबसे पहले देखो कि यहाँ नाइट्रेट जो है 2 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया, ये कहाँ से टपक गया, प्रतिफल में एक कहाँ से आया, एक एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा। जितना चीनी डालेंगे उतना ही मीठा होना है, यहाँ तो चीनी कम डाले हैं, मीठा ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब हो कि चीनी नहीं घोरा है तो मिश्री घोर दिया है, ठीक है, समझो। तो देखो, हम इक्वल करने के लिए इधर 2 है, इधर 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, इस वजह से हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, तो इधर भी 2 हो गया। अब जैसे ही हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पूरा के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, किसके साथ, कंप्लीट मल्टीप्लाई करना होगा। बोलो बात क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा बना 2AgNO3, ठीक है। तो यहाँ देखे NO3 कितना हो गया, NO3 की संख्या कहोगे तो 2 हो गया, कितने हो गए, 2 हो गए। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ Ag बढ़ गया, Ag क्या हो गया, बढ़ गया, कितने बढ़ गए, 2 बढ़ गए, पहले 1 था 1 बढ़ गया, इसका मतलब कि इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करके बढ़ा दिया तो 2 हो गया, तो इधर भी हमें 2 से क्या करने होंगे, मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 हो गया। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, Ag को 2 लगा देते हैं। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब क्या देखो, तुम्हारा सारा सारा का सारा तुम्हारा बैलेंस हो गया या नहीं हो गया। तुम कहोगे कि यहाँ पर टोटल 2 थे, यहाँ पर भी NO3 की संख्या 2 हो गया, जिंक 1 था इधर, जिंक इधर भी 1 है, Ag तुम्हारा 2 है तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 हो गया, और इस तरीका से हमारा समीकरण बैलेंस हुआ। समीकरण क्या हुआ, बैलेंस हुआ। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी, आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। बोलो कोई दिक्कत है इसमें नहीं है।
तो ये हमारा रासायनिक समीकरण था, ठीक है। ये क्या था? रासायनिक समीकरण, यानी जिसको हम संतुलित कर रहे थे, असंतुलित को संतुलित कर रहे थे। अब कुछ प्रश्न हम तुम्हें दे रहे हैं जो तुम्हें बनाकर कल बैठना है क्लास में, ठीक है, और पुनः इसको हम आगे कल लेकर चलेंगे, ठीक है। आराम आराम से पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा समय बहुत है, तुम आराम से पढ़ो, तुम्हें हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा समय से पहले, ठीक है। समय से पहले तुम्हारा सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हें अंत में तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, तुम्हें इतनी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। बोलो, बात क्लियर है? तुम्हें इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि तुम्हें ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें गाइड लेकर पुनः पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। चल आगे बढ़ते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल आपको लिख देते हैं, ठीक है, जो आपको बनाकर आने हैं, ठीक है। चल, ये सारा का सारा आपका कहाँ का है? तो ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है हमने एग्जाम में से उठाए हैं, ठीक है। चल, तुम्हारा है एल्युमिनियम, ठीक है, प्लस H2SO4, ठीक है। इसको तुम्हें तुम्हें संतुलित करना है, ठीक है। दूसरा तुम्हारा प्रश्न है Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है, BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा कुछ और भी एग्जाम्पल हम दे देते हैं, बुक के साथ दे देते हैं, ठीक है। ये सारे ध्यान में रखना। पुनः तुम्हें हम इसका क्या करवाएंगे, जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उस समय तुम्हें बताने होंगे, नहीं बताएगा दांत तोड़ दिया जाएगा। अगला है तुम्हारा AgCl2, तुम्हारा बना दिया गया, ठीक है। अच्छा, Fe प्लस Fe+H2O, तुम्हें बताने हैं इसको Fe3O4 प्लस H2, इसको संतुलित करना है तुम्हें। एक लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा KCl3 प्लस, इसको तोड़ा गया है KCl प्लस O2, ठीक है। चल, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसको पूरा क्या कर लेना, बना लेना, और बनाकर इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग इसका उत्तर मिलाएंगे और तुम उत्तर सही से बनाने का कष्ट करना, ठीक है। एक बार नहीं बनेगा, पुनः प्रयास करना, पुनः नहीं बनेगा, पुनः प्रयास करना, यानी प्रयास करते करते ही तुम सीख जाओगे, ठीक है। चल, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, बड़ों का आदर करें और सम्मान करें। तब तक आप अपना इस क्लास को भी रिवीजन करते रहना। चलो, बाय बाय।